हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को देखे थे। उसमें टोटल 10 यूनिट्स है और उसमें जो हमारा एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें टोटल 15 चैप्टर्स में वो बटा हुआ है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देखे हैं तो आप लास्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आप जानते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट अंदर से काफ़ी बना रहेगा पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आप जानते रहेंगे कितना पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का आने हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्लास पहले ज़रूर कर लीजिएगा इस क्लास करने से पहले, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो हमारा 2 चैप्टर है एनसीईआरटी का। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जब चार्ज हमारा स्टेशनरी कंडीशन में हो, जब चार्ज हमारा रुका हुआ अवस्था में होगा, उसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर वो कितने प्रकार का होता है, फिर उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो फटाक से हेडिंग दे दीजिए मेरे साथ आप, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। देखिए, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी वस्तु इस ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहा है, सबके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है। चाहे आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है, ठीक। तो ये किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का मूल गुण है कि उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा, निश्चित रूप से चार्ज होगा। अब उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको चार्ज पता चल रहा है कि नहीं है। आप बोलेंगे ऑब्वियसली नहीं है। इसके अंदर भी आप बोलेंगे चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको ठंडे के दिनों में रगड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है। और गर्म क्यों होता है, जब चार्ज का आदान प्रदान होता है। जब चार्ज का आदान प्रदान होता है मतलब इसके अंदर चार्ज है, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। उसके अलावा आप फिल्म वगैरह में देखेंगे, एरोप्लेन जो लैंड कर रहा होता है तो उसका पहिया जो घूम रहा होता है, पहिए के पीछे चिंगारी जैसा कुछ फेंक रहा होता है। वो चिंगारी जो है हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज के ट्रांसफ़र के कारण, मतलब वहाँ पे भी चार्ज है। ओवरऑल आप ऑब्जर्व करेंगे कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सबके अंदर चार्ज अवेलेबल है। जैसे आप कंघी, बचपन में एक एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे कि हम लोग कंघी जो करते हैं, तो कंघी करने के बाद उसको हम लोग एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े में कंघी को सटाते हैं, तो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके अंदर अवेलेबल होता है। तो चलिए बुक के लैंग्वेज में इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लोग लिखते हैं। आप चाहे तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप मेरे साथ समझ सकते हैं। पहले समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फटाक से देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल or intrinsic property of a body by the virtue of which it feels a force acting upon it when it is placed in a electrostatic field अब इन सारी चीज़ों को समझिए एक बार
इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, फंडामेंटल मतलब मूल गुण है या फिर आंतरिक गुण है एक बॉडी का, किसी भी वस्तु का, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण इट फील्स ए फोर्स, ये एक बल का अनुभव करता है, व्हेन अपॉन इट, अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डालते हैं तब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। एक चार्ज के कारण उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना। तो आगे उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि एक फील्ड रहता है और उस फील्ड में अगर हम लोग चार्ज को रखेंगे तो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। ठीक, अभी बस इतना ही जानिए। उसके बाद हम लोग चार्ज को सूचित करते हैं Q से। वी डिनोट चार्ज लिखिए या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, एक ही बात है। वी डिनोट चार्ज बाई स्मॉल q और कैपिटल Q। चार्ज को हम लोग छोटा वाला q या फिर बड़ा वाला q, दोनों में से किसी चीज़ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, किसी चीज़ से सूचित कर सकते हैं। अब चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों में से कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB, जिसको हम लोग शॉर्ट में C से सूचित करते हैं। उसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका आपको खूब ज़रूरत पड़ेगा। SI यूनिट ऑफ, चाहे तो आप इसके पीछे स्टार भी बना सकते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। फिर CGS यूनिट इसका हम लोग देखते हैं। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैट कूलम्ब, STAT, फिर आप डैश देंगे, स्टैट कूलम्ब, COULOMB, स्टैट कूलम्ब। और अगर शॉर्ट में आप इसको, जैसे कूलम्ब को हम लोग C लिखते हैं शॉर्ट में, इसको आप लिखना चाहेंगे तो स्टैट और C लिखेंगे, है ना, स्टैट कूलम्ब। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है, स्टैट कूलम्ब है। फिर आप इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन समझते हैं, डायमेंशन आप लोग 11th में पढ़े होंगे, बीमा हिंदी में उसको बोलते हैं। डायमेंशन जैसे फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या लिखते थे, MLT के पावर -2, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मास के लिए हम लोग M का यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए L का यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम लोग T का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसी तरह डायमेंशन हम लोग लिखेंगे किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं पहला, या फिर आप दूसरा चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं। जैसे 10th में, क्लास 10th में आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट बराबर विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर क्या था हमारा, आवेश बट्टा समय। निश्चित रूप से आप 10th में पढ़े थे, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बट्टा टाइम। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I से सूचित करते हैं, आवेश को, चार्ज को Q से और समय को T से, टाइम को T से। मतलब I बराबर Q/T फॉर्मूला होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना T, मतलब Q बराबर हो जाएगा I और गुना T। यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम। अब करेंट के लिए हम लोग डायमेंशन लिखने में क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप 11th में पढ़े थे। करंट लिखने के लिए या तो हम A यूज करेंगे डायमेंशन में, या फिर I यूज करेंगे। A या I दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ बुक में आपको A मिलेगा, कुछ बुक में I मिलेगा, लेकिन जनरली हम लोग A ही यूज करते हैं ना। एम्पियर होता है करंट का ऐसा यूनिट, एम्पियर A, इसलिए हम लोग A ही यूज करते हैं ज़्यादातर। तो करंट के लिए क्या हो जाएगा A, और टाइम के लिए क्या होता है डायमेंशन T, मतलब AT। और डायमेंशन को हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट में इस तरह से घेर के रखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी आप जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे ही चैप्टर 2 में जाएंगे, चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इस चीज़ को आप खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानिए कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, AT होता है। फटक से क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो बेसिक जानकारी हमको चाहिए था वो बेसिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि चार्ज हमारा कितने तरह का होता है। वो भी आप लोग जानते हैं कि चार्ज कितने तरह का होता है, 10th में पढ़े होंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन उससे रिलेटेड एक प्रयोग दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके NCERT बुक में। उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझेंगे कि चार्ज कितने तरह का होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में जो थ्योरी है वो आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑब्जेक्टिव में उस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या लिख रहे थे तो नोट कर चुके हैं। गुड। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रकार है कितने प्रकार का है और वो प्रकार किस तरह से आता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, जो प्रयोग आपके NCERT बुक में दिया हुआ है ना। तो फटक से आप हेडिंग देंगे मेरे साथ अगर नोट कर रहे हैं तो, और नोट नहीं कर रहे हैं तो समझेंगे। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए या टाइप्स ऑफ चार्ज लिखिए, एक ही बात। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा टाइप्स। अब इसको समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। हम लोग 2 रड लेते हैं, एक ग्लास का रड लेते हैं, एक ग्लास का रड ले लेंगे, शीशा का रड, और दूसरा एबोनाइट का रड लेंगे। एबोनाइट मतलब एक तरह का रबर जैसा मटेरियल होता है एबोनाइट, है ना। तो एक ग्लास का रड ले लेंगे और एक एबोनाइट का रड ले लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा ग्लास का रड है उसको हम लोग सिल्क के क्लॉथ से रगड़ेंगे। सिल्क का कपड़ा होता है ना, तो जो हमारा ग्लास का रड है उसको हम लोग सिल्क के कपड़ा से रगड़ेंगे, और जो एबोनाइट रड है उसको हम लोग किसी भी पक्षी के पंख से रगड़ेंगे, फर से रगड़ेंगे, है ना। मतलब टोटल 4 चीज़ हमको चाहिए, ग्लास रड, एबोनाइट रड, सिल्क का कपड़ा और पक्षी का पंख। ये 4 चीज़ हमको चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लास के रड को, शीशा के रड को हम लोग सिल्क के कपड़ा से रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, लटका देंगे, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा ग्लास का रड लेंगे, ये भी ग्लास का रड था, एक दूसरा ग्लास का रड लिए, इसको भी हम लोग सिल्क के कपड़ा से रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद इसके नज़दीक लाएंगे। ये लटका हुआ है और इसको क्या करेंगे, इसके नज़दीक लाएंगे। जैसे ही इसको इसके नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे दूर भागने लगता है, ऐसे दूर भागने लगता है। इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक सीलिंग है, सीलिंग में एक ग्लास का रड है। ये मान लीजिए एक ग्लास का रड है, ग्लास के रड को हम लोग सिल्क के कपड़ा से रगड़ के लटका दिए, ठीक। फिर हम लोग क्या किए, एक दूसरा ग्लास का रड लाए। ग्लास का रड मतलब शीशा का छड़, जैसा ये है वैसा ही ला रहे हैं, सेम। यहाँ पर लाके यहाँ पे हम लोग इस तरह से डालते हैं, ठीक, शीशा का छड़। डालने के बाद हम लोग क्या महसूस करते हैं कि जैसे ही इसको इसके नज़दीक लाते हैं, लाने के बाद ये ऐसे दूर भागता है। मतलब पहले ऐसे ये लटका हुआ था, अब जैसे ही नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाने के बाद ये ऐसे दूर भागना चालू करता है। मतलब विकर्षण होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। विकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपल्सन। रिपल्सन होने लगता है, क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, ठीक है, विकर्षण होने लगता है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, सुविधाजनक रूप से, जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि एक कोई चीज़ आपको दिखाई दे दिया, पेड़ से लटका हुआ, हल्का सा पीला सा और लाल सा है, उसका नाम आपने आम दे दिया, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी नाम दे दिए। तो उस समय जो साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सुविधाजनक रूप से कन्वेंशनल तरीका से क्या किए, जो ग्लास रड पर है वो ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज मान लिए, और सिल्क के कपड़ा पर क्या मान लिए, निगेटिव चार्ज मान लिए, ठीक। तो ग्लास रड पे हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये भी ग्लास रड है, इस पर भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ग्लास रड को जब सिल्क के क्लॉथ से हम लोग रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज। तो एक ग्लास रड को हम लटकाए हुए हैं सीलिंग से, फिर दूसरा ग्लास रड को जैसे ही लाते हैं नज़दीक तो पता चलता है कि जैसे ही नज़दीक लाए तो ये ऐसे दूर भागने लगता है, मतलब रिपल्सन होने लगता है। ये हमारा क्या है, ग्लास रड है, जिसको हम लोग किससे रगड़े हुए हैं, सिल्क के क्लॉथ से रगड़े हुए हैं। क्या है ये, ग्लास रॉड
रब्ड विथ, रब्ड रब्ड रब मतलब रगड़ना होता है ना, ग्लास रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। अब दूसरा जो हम लोग फिगर ले रहे हैं वो भी इसी तरह का एक फिगर है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इबोनाइट रड को ले रहे हैं। दूसरा हमारा एबोनाइट रड है। एबोनाइट मतलब क्या है, एबोनाइट एक तरह का मटेरियल है, जैसे एक तरह का पदार्थ है, जिस तरह से शीशा एक तरह का पदार्थ है, उसी तरह एबोनाइट एक पदार्थ है जो रबर जैसा होता है, लगभग रबर की तरह होता है एबोनाइट रड। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एबोनाइट रड को हम लोग पंछी के, किसी भी पक्षी के फर से, उसके पंख से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद ऐसे लटका देते हैं। फिर दूसरा एबोनाइट रड लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, एक पक्षी के पंख से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद इसको इस तरह से लटका देते हैं और इसके नज़दीक लाते हैं। ये ऐसे लटका हुआ है एक एबोनाइट रड, फर से रगड़ा हुआ है, फर मतलब पक्षी का पंख, फर से रगड़ा हुआ है। दूसरा एबोनाइट रड फर से रगड़ कर इसको जैसे ही नज़दीक लाते हैं ऐसे दूर भागता है ना। मतलब कि ये भी हमारा एबोनाइट रड फर से रगड़ा हुआ है, ये भी एबोनाइट रड फर से रगड़ा हुआ है, मतलब दोनों पर सेम चार्ज होगा, दोनों पर सेम काम किया गया है, तो दोनों पर सेम चार्ज है, तो ये क्या हो पता चलता है हमको कि दूर भाग रहा है, मतलब इस तरह से कुछ भाग रहा है। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन मतलब विकर्षण हो रहा है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, जो हमारा एबोनाइट रड है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जो हमारा पंख है, जो हमारा फर है, उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। इसको भी हम लोग अपने मन से अपने सुविधा के लिए मान लिया कि इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फर पे पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा एबोनाइट रड है इस पर निगेटिव चार्ज। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एबोनाइट रड है। क्या है, एबोनाइट रड रब्ड विथ, एबोनाइट रड रब्ड विथ फर, FUR, फर मतलब होता है पक्षी का पंख, है ना। एबोनाइट रड रब्ड विथ फर है ये। अब एक और हम लोग कंडीशन लेते हैं जिसमें सीलिंग से हमारा लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है, हम इस बार हम लोग एक ग्लास रड को ले लेते हैं। ये हमारा एक ग्लास रड है। ग्लास रड किससे रगड़ा हुआ है, सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो क्या आ जाता है, ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक दूसरा हम लोग एबोनाइट रड लेते हैं। एबोनाइट रड पे हमारा जब हम लोग फर से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो रब करने के बाद इस पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम लोग एक एबोनाइट रड को यहाँ पर लाते हैं। एबोनाइट रड को जैसे ही लाते हैं, इस पे हम लोग क्या देखते हैं, एबोनाइट रड पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। अब जैसे ही हम लोग नज़दीक लाए, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज लटका हुआ है और नेगेटिव चार्ज को जैसे ही इसके नज़दीक लाए, इसको हम लोग फील करते हैं कि ये अट्रैक्ट हो रहा है। पहले ऐसे लटका हुआ था और अब ऐसे आ रहा है, नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा था, ऐसे भाग रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन। ये हमारा क्या है, ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ये हमारा ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ है। और ये क्या है, हमारा एबोनाइट रड है, एबोनाइट रड रब्ड विथ फर, एबोनाइट रड रब्ड विथ फर। ये हमारा एबोनाइट रड रब्ड विथ फर है। तो यहाँ से हमको तीन कंडीशन पता चलता है, तीन स्थिति है हमारा। दोनों, एक बार दोनों हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है। दूसरा हमारा क्या है, दोनों बार नेगेटिव चार्ज है, फिर रिपल्सन हो रहा है। और तीसरा बार हमारा क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जब सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होगा, और जब अपोजिट चार्ज हो तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब सेम चार्ज में रिपल्सन होगा और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम हेयर वी ऑब्जर्व
we observe that same charge repel each other. repel मतलब क्या होता है, विकर्षण, है ना. repel each other while opposite charge, जबकि अपोजिट चार्ज जो होता है, अपोजिट चार्ज attracts each other, attracts each other, है ना. सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. और यहाँ पर हमको क्या मिला, दो तरह का चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. अब ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता था. इबोनाइट रड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता था. तो इसका कुछ एक तर्क है ना, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना. तो यहाँ से हमको दो चीज़ पता चला, एक तो सेम चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा और अपोजिट चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा. और यहाँ से दूसरा चीज़ हमको क्या पता चला कि चार्ज हमारा दो तरह का होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. Here we understand charge is of two types. यहाँ हम लोग समझते हैं कि चार्ज जो है दो प्रकार का है. पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज. पहला क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज. और दूसरा क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज. पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा है निगेटिव चार्ज, है ना. पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज. फटाक से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए. पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वीडियो को रोक कर फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर इसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे. अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस यहाँ से यहाँ पैराग्राफ बदल देंगे. उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. अब हम लोग ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किस तरह से प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने का क्या क्या कंडीशन है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. वो जो हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से. उसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होता है, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है. कई बार पूछा भी हुआ है उस तरह का क्वेश्चन. तो हम लोग फटाक से हेडिंग लगाते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा ओरिजिन क्या है. जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे, उस समय हम लोग थोड़ा सा समझे थे कि जनरली जो है साधारणतया चार्ज हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है. चार्ज हमारा फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, घर्षण के कारण प्रोड्यूस होता है. जब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, दो वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होगा, चार्ज हमारा प्रोड्यूस होगा. और वो चार्ज हमारा प्रोड्यूस होगा, वो क्यों प्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण. क्यों हमारा चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप केमिस्ट्री में बेहतर ढंग से पढ़े होंगे. एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है. ये कंडीशन होता है. दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है सबके अंदर ये चीज़ उपस्थित होता है. ठीक. और जब हम लोग रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है. एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है. अब मुद्दा का बात ये है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा. अब मान लीजिए कि किसी का कहना हो कि नहीं इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें जाएगा, किसी का कहना हो कि ना इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे और जाएगा किस में, ये हमारा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. तो जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वीक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझ रहे हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर निश्चित रूप से, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा नाभिक है, वो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, इस दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन के बीच हमारा एक बॉन्ड बना होता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखने का कोशिश करता है, दोनों एक दूसरे को बांध के रखने का कोशिश करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जिस फोर्स से वो एक दूसरे को पकड़ के रखने का कोशिश करता है, बांध के रखने का कोशिश करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कमजोर होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। और जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि जिसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पकड़ कमजोर होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागेगा, मतलब पकड़ कमजोर है तो। और जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच पकड़ मजबूत है, वो क्या करेगा, खींचेगा। मतलब अगर प्रैक्टिकली हम लोग सोचें, नॉर्मली अगर हम लोग सोचें, तो ऐसा हमको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए इसमें जो ढक्कन लगा है, ढक्कन मान लीजिए अगर ढीला हो, मान लीजिए कि ऐसे लगा हुआ है, और इसमें जो ढक्कन है वो एकदम टाइटली लगा हुआ है बिल्कुल भी, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इससे इसमें खींचने की बात हो या इससे इसमें खींचने की बात हो, मान लीजिए इससे इसमें हम एक धागा बांध दे और धागा बांधने के बाद खींचे, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये आसानी से खींचा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। समझ रहे हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीकर है, यानी कमजोर है ना। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पहला चीज, इस चीज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसमें दो और कंडीशन है, उसको हम लोग फिर आगे समझते हैं। एक स्टार बना ले सकते हैं आप लोग मेरे साथ। एक स्टार बनाने के बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। द body whose electrostatic force of attraction is weak या weaker मतलब कमजोर, weaker loses the electron and the body whose electrostatic force of attraction is stronger gains the electron। इसमें दो बातें हैं, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। द बॉडी हुज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर, मतलब वैसा बॉडी जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, लूजेस द इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लूज मतलब त्यागना। एंड द बॉडी, और वैसा बॉडी हुज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, गेन्स द इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें समझिए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, और जो गेन करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का चार्ज होता है, अभी हम लोग देखे हैं। ये एक बॉडी पर पॉजिटिव आ रहा है, एक बॉडी पर नेगेटिव आ रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो बॉडी देने वाला है, देने वाला हमेशा क्या होता है, दानी होता है। तो दानी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिस पे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो कॉन्सेप्ट फिर से समझिए। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमजोर है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। फिर तीसरा चीज़ अब हमको समझना है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास भी होता है। कितना होता है? 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 4 5 6 10 1000 50 1000 निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक बॉडी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी निकल रहा है। समझ रहे हैं बात को? मतलब कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, उस पे क्या उसका मास क्या होगा? उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका मास घटने लगेगा। जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के कारण इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जिस पे होगा उसका मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? पॉजिटिव चार्ज है मतलब देने वाला है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे है वो देने वाला है, तो जो देने वाला है उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फिर कभी पूछ सकता है कि जिस पे निगेटिव चार्ज है उसका मास डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो निगेटिव चार्ज जिस पे है वो लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसका मास इंक्रीज हो रहा है, जिसका मास बढ़ रहा है, उस पर कौन सा चार्ज है? तो जिसका मास बढ़ रहा है उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। मतलब जो लेने वाला है उसी का मास बढ़ेगा, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उस पर कौन सा चार्ज होगा? ठीक है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका मास डिक्रीज होगा। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है वो उस पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, मतलब इसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बाकी दो चीज़ों को भी हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें। एक चीज़ तो हम लोग लिख लिए, फिर नीचे एक दूसरा स्टार्ट दे दीजिए, उसमें हम लोग लिखते हैं द बॉडी which loses the electron gets positively charged। मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड इट्स मास विल डिक्रीज। और इसका मास क्या होगा? घटेगा, घटने लगेगा, घट जाएगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। कमजोर होने के कारण क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसका मास क्या होगा? घट जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है उस पर क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। द बॉडी, या फिर दूसरा पेन ले लेते हैं, द बॉडी which gains the electron gets negatively charged and its mass will increase। और इसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। फटक से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं।
वीडियो को पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि बेहतर ढंग से आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो ये आपका ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किस तरह से दिखता है, उस चीज़ को समझने के लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। समझ लीजिए चीज़ को फिर से। दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो बॉडी है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ध्यान से समझिए, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे और मेरी तरफ, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमज़ोर है, कमज़ोर वाला क्या करेगा, त्याग करेगा, मजबूत वाला क्या करेगा, खींच लेगा। तो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा, और जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है वो इलेक्ट्रॉन को देगा। और जो इलेक्ट्रॉन को देगा मतलब देने वाला है, देने वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बात क्या होगा, अगर ये दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है तो इसका मास क्या होगा, घटेगा। फिर दूसरा, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत था वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ले रहा है, लेने वाला है, लेने वाला मतलब क्या होता है, कर्जदार होता है, ऋणी होता है, मतलब इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मतलब इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आता है 1 मार्क्स में भी, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में तो कई बार आता है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है वो किसी खास प्रॉपर्टी का नाम देके वो पूछ देगा। फटक से हम लोग हेडिंग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ देता है, या फिर इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि किसी एक प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हम लोग 3 तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं। वैसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन 3 प्रॉपर्टी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2 प्रॉपर्टी को हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। ये 2 तरह का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल वाला वो चक्कर तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का, पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी बॉडी पर वो एडिटिव होता है। एडिटिव कहने का क्या मतलब, ऐड मतलब जोड़ होता है, मतलब जुड़ने वाला होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, जुड़ने वाला होता है। कहने का क्या मतलब, पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर डेफिनेशन को समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द नेट चार्ज on a body, the net charge on a body is the algebraic sum of all the charges available on the body। कहने का क्या मतलब है समझिए। द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी मतलब किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है, नेट का मतलब समझते हैं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन से इधर 2 न्यूटन से, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 3 न्यूटन इधर की तरफ, समझ रहे हैं ना। मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा वही हमारा नेट हो जाएगा। द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम, जो नेट चार्ज है किसी भी बॉडी पर वो हमारा क्या, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब होता है
सीधे जोड़ घटाओ, 3 जोड़ 2 बराबर 5, 5 माइनस 2 बराबर 3, इस तरह का। ऑफ ऑल द चार्जेस अवेलेबल ऑन द बॉडी, उस बॉडी पर जितना भी चार्ज अवेलेबल है सारे चार्ज का। अब उदाहरण से समझिए तो और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी पे ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ मान लेते हैं निगेटिव चार्ज भी है, या निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक। अब इस बॉडी पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है और टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 है और टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? 4 है, 1 2 3 4 है ना। मतलब इस पर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इसको हम लोग आपस में जोड़ दिए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों को आपस में जोड़ दिए, मतलब इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है? +2 चार्ज है इस पर नेट चार्ज। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस अवेलेबल ऑन द बॉडी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारा इस बोर्ड में आ जाएगा, इस बोर्ड पे हट जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, CONSERVED, कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कहने का क्या मतलब होता है? संरक्षित। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है? हमारा संरक्षित है। अब इसको हम लोग बड़ा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो बॉडी को हम लोग आपस में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा ट्रांसफ़र होगा, जैसे मान लीजिए कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकला और निकलने के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही आया, या फिर ऐसा भी कभी नहीं होगा कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। हमेशा जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएगा। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में जाएगा, उससे ज़्यादा या कम कभी नहीं हो सकता है। इसे कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट क्यों नहीं किया जा सकता? 5 के बदले 6 जब चला जाता तो मानते कि क्रिएट हो रहा है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 5 के बदले अगर 4 चला जाता तो मान लेते कि एक डिस्ट्रॉय हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ना, या फिर चार्ज बोलिए, या तो इलेक्ट्रॉन बोलिए या तो चार्ज बोलिए, एक ही बात है। चार्ज ना तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है? बस ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। वही हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। 2 मार्क्स में कभी कभी ये भी, या 2 मार्क्स में कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ देता है, व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या व्हाट इज़ एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह से। तो आप ये जानते रहेंगे, लिख देंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या कभी कभी बोलेगा कोई 2 प्रॉपर्टी लिखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, लिख दिया, बस हो गया 2 नंबर, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, कहने का क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब गुण, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज neither be, H है यहाँ पर, neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but it can be only transferred, from one body to another body, इस नियम के अनुसार, इस गुण के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही बर्बाद किया जा सकता है, बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ
ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है एक से दूसरे में, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, धीरे धीरे आदत डालिए। जैसे ही मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट, फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले मारिए फटाक से। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद एक और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास को समराइज कर उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो इसको मैं अब इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके 2 मार्क्स में भी डायरेक्ट पूछेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, या न्यूमेरिकल 1 नंबर में भी पूछा जाए, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इज थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, या फिर इसी का नाम कहीं कहीं पर लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड टर्म या फिर क्वांटाइजेशन टर्म जो है, तो इसको हमको समझना है। समझिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, एक से निकल रहा है और दूसरे में जा रहा है, एक से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है। तो आदान प्रदान जो हो रहा है, तो इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे कि आदान प्रदान जो होगा, जितना निकलेगा उतना ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ख़त्म था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बॉडी से एक वस्तु से 4.5 ठो इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें 4.5 ठो इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5.25 इलेक्ट्रॉन इससे निकला और इसमें चला गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3/4 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा और इसमें चला जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी ट्रांसफर्ड होगा, तो ट्रांसफ़र होने के लिए इसको नेचुरल नंबर में होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर कहने का क्या मतलब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 500 5000, इस तरह से। मतलब कि वो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी दशमलव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकला इसमें चला गया, इसमें से 3.5 इलेक्ट्रॉन निकला इसमें चला गया, इसमें से 500.2 इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला गया। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3600 इलेक्ट्रॉन, 4250 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि 3845.2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला और इसमें चला गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं पहले सेंटेंस के रूप में, फिर डिटेल में समझेंगे। according to this property, electron will be always transferred from one body to another body, from one body to another body in the integral multiple, इंटीजर किसको बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच का जितना भी नंबर है उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। -100 200 इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 500 करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाए, उसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे, है ना। या फिर इंटीग्रल मल्टीपल लिखिए, और इन द मल्टीपल ऑफ positive and negative natural numbers,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस गुण के अनुसार इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा। TNSFE ट्रांसफर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर का मल्टीपल के रूप में। इंटीजर कहने का मतलब प्लस माइनस 100, 50, 30, मतलब प्लस माइनस उसमें लगा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर आप लोग जानते हैं ना, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेके मान लीजिए यहाँ पर -50, -30 ऐसे करते बढ़ते हुए -3, -2, -1, ये हमारा फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, है ना। तो या इंटीजर के मल्टीपल में बोलिए या फिर और इन द मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, और पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर के रूप में बोलिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमारा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लगा हो, इस फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला टाइप का मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE, जहाँ पर क्यू हमारा क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्यू हमारा चार्ज है, और प्लस माइनस NE, जहाँ पर N हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो N का मान हो गया। और E हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू, मतलब मान लीजिए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इससे निकला इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, तो जितना भी जा रहा है वो नंबर N हो गया हमारा। अब कौन सा क्या हम जा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जा रहा है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कितना चार्ज चला गया है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज का जो वैल्यू होगा उससे हम लोग 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज का वैल्यू होता है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री के हिसाब से, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब माइनस में होता है। सेम चार्ज प्रोटॉन पे प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं, वेयर Q इक्वल टू चार्ज, यहाँ पर Q हमारा क्या है, चार्ज है, N हमारा क्या है, N इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और E हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू, मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब है। ये आपके जुबान पर 24/7 याद रहना चाहिए, हमेशा ये आपको काम आएगा। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो उस समय चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू +-1 और गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब है ना। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, 1 से अगर इसे गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, मतलब 16 दूना 32 +-3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, यहाँ पे प्लस माइनस छूट गया। अब मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस समय चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-3 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो 3 से जो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसी तरह से 4 के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 5 के लिए 5 से, 6 के लिए 6 से, इसी तरह से जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा चार्ज का वैल्यू आ जाएगा।
तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप नोट करते हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अगर नोट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप समझते रहेंगे जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय आप समझिए, समझने के बाद उसको आप नोट कीजिए। और नोट करने के बाद जब जिस समय आप नोट कर रहे होंगे उस समय आप समझ कर नोट करते रहिए। और नोट करने के बाद उसके बाद फिर से आप एक बार रिवीजन कीजिए, वो पूरा 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा सारा चीज़। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उस तरह का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में या फिर कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो चलिए उसको हम लोग फटाक से देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग को बोर्ड की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके थे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी और फिर 2 मार्क्स के लिए भी, या फिर कभी कभी जो है इसका कॉन्सेप्ट आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी डाल दिया जाता है शुरू में। तो ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप लोग रफ कॉपी में बना सकते हैं या फिर कॉपी के पीछे बना सकते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द, क्वेश्चन को लिखे बिना आप डायरेक्ट आंसर बनाइएगा। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी नहीं, व्हाट इज द टोटल चार्ज व्हेन 15 electrons are transferred, when 15 electrons are transferred, जब हमारा 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है व्हेन 15 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, जब 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको जानना चाहिए कि इसमें दिया क्या सब है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब Q का वैल्यू पूछ रहा है। व्हेन 15 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, मतलब दिया क्या हुआ है, n दिया हुआ है। n बराबर कितना दिया हुआ है, 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। नेगेटिव में हमको निकालना क्या है, चार्ज का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। कैपिटल Q लिखिए, स्मॉल q लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, Q = +- n होता है ना। तो +- n का वैल्यू कितना है, 15 है। 15 गुना E का वैल्यू, E का वैल्यू कितना है, 1.6 गुना 10 के पावर -19। माइनस हम लोग इसलिए नहीं लगाते हैं कि माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस करेंगे माइनस, एक ही बात रह जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दही 150 और 15 छक्का 90, मतलब +-24 × 10⁻⁻29, मतलब Q का जो हमारा वैल्यू आ गया इतना कूलम आ जाएगा। 24 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 29 नहीं, 29 कहाँ से आ जाएगा, 19 ही है, -19 कूलम है ना। 24 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका टोटल चार्ज के वैल्यू का। फिर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं देता हूँ। व्हाट इज द टोटल चार्ज on a body if it gains 20 इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा, एक बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा इफ़ इट गेन्स, अगर यह ग्रहण कर रहा है 20 इलेक्ट्रॉन को। अगर कोई बॉडी 20 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q = +-ne। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है। तो जो बॉडी चार्ज को ग्रहण करता है, गेन करता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है, जो देने वाला है उस पर पॉजिटिव, जो लेने वाला है उस पर नेगेटिव, हमेशा ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर लेने की बात हो रही है, तो लेने की बात हो रही है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज, मतलब Q इक्वल टू जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो जो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब ले रहा है, तो लेने वाले पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, माइनस एन ई, प्लस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लेन देन दोनों की बात हो रही है, ट्रांसफर्ड, कहीं भी लेने या फिर सिर्फ देने की बात नहीं है, कहीं भी इसमें सिर्फ लेने या सिर्फ देने की बात नहीं है। ट्रांसफर्ड मतलब क्या होता है, लेन देन, लेना और देना दोनों है, इसलिए प्लस माइनस है। और यहाँ पर गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस है। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में आपको प्लस माइनस वाला दे देगा, माइनस वाला दे देगा, प्लस वाला दे देगा, सेम आंसर। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। गेन मतलब लेने वाले में नेगेटिव, और यहीं पर अगर डोनेट करने वाला होता, देने वाला होता, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो जाता। तो एन यहाँ पे कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है ना। मतलब टोटल चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।